हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSOS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि हमने एक सीरीज चला रखी है पुराने पेपर सॉल्व करने की, तो उसी सीरीज़ में आज हम एक नया पेपर लेकर आए हैं। तो पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो उसमें जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए आज का पेपर है हिंदी और पेपर कोड है 301। पेपर है जो आपका 3 घंटे का होगा और जो पूर्णांक हैं वो 100 होंगे। अब देखिए, और इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, खंड क, खंड ख और खंड ग। जो खंड क है उसके सभी प्रश्नों को हल करना है। खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड के 85 अंकों का और खंड ख अथवा खंड ग 15 अंकों का है। मतलब खंड ख और ग में से आपको एक ही करना है और जो खंड क है वो पूरा करना है। तो देखिए, चलते हैं आगे। खंड क का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें से आपको एक करना है। तो पहला है कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, और लास्ट में है बेचे तो बिक जाओ। तो पहले का जो प्रसंग है वो कवि मीराबाई, और जो पद है वो आपको पुस्तक के पेज नंबर 45 और 48 पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो अपना अथवा में दे रखा है दूसरा कि जी है कुल साधु वैष्णव होई और डारे बेखू खोई। तो इसका भी इन दोनों में से एक करना है। तो मैं आपको दूसरे वाले की बता देता हूँ कि जो कवि है उसमें रैदास है और इसकी जो व्याख्या है आपको उचित करनी है। इसमें आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। और जो ये है वो आपकी बुक के पेज नंबर 15 से 18 पर है। अब देखिए, ख ख जो है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य लिखिए। कब को टेरत दिन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय। तो इसका देखिए भाव सौंदर्य ध्यान से सुनना है। कवि बिहारी दीर्घ काल से अपने आराध्य श्री कृष्ण को दीन स्वरों में अपने दुख निवारण हेतु पुकार रहे हैं। साथ ही उल्हाना भी दे रहे हैं कि लगता है तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। भक्ति के अंतरंग भाव की पुष्टि की गई है। और शिल्प सौंदर्य दोहा हरंद नए जमाने की हवा लगना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग, और इसमें अनुप्रास अलंकार, इस वाले भाग को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। इन तीनों में से अपने को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है क कड़ी गो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं गोपियों के इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देख लीजिए। पहले का, होली खेलते हुए आंखों में पड़ा गुलाल तो सरलता से धुल जाता है।
परंतु उतनी सरलता से नेत्रों में बसे कृष्ण और उनकी छवि नहीं धुल सकती। दूसरा देखिए ख, रुई जो जलती हुई भू पंक्ति का क्या आशय है? तो भीषण गर्मी में धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। अति सुंदर उपमा है। और ग है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, बदली के इस कथन को समझाइए, बदली ने ऐसा क्यों कहा? तो ग देखिए, प्रस्तुत पंक्ति बदली और विरहिणी के सौंदर्य में प्रयुक्त है। बदली के संदर्भ में बादलों की गर्जना, क्रंदन हलचल से भीषण गर्मी से आहत विश्व प्रसन्न हो रहा है। विरहिणी के संदर्भ में बादलों की गर्जना मानो किसी प्रेमी का क्रंदन है। इसी भाव वाले उत्तर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता मौन का केंद्रीय भाव लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, कविता मौन का केंद्रीय भाव मौन के महत्व का प्रतिपादन, वाणी को विराम देने और मौन की मिठास का अनुभव करने का आग्रह, जीवन में सरलता से उत्थान और पतन के आवेगों को सरलता से झेला जा सकता है। ये इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्तिकाल किसे कहा गया है? भक्तिकाल की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं? भक्तिकाल के कोई 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का वह समय 1350 ईस्वी से 1650 जिसमें ईश्वर की आराधना, भजन आदि से संबंधित काव्य रचा गया, ईश्वर के अवतारों की कथा गाई गई। अब विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं भक्तिकाल की? एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भाग हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। और जो सगुण काव्य धारा है उसके भी 2 भाग हैं, राम कर्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। भक्तिकाल के किसी भी 2 कवियों के नाम लिख सकते हो और भक्तिकाल के 2 कवियों की कोई एक एक रचना आप लिख सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में आए हुए छंद एवं अलंकारों के नाम लिखिए। पुलकी शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे। तो देखिए, छंद चौपाई, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु। अलंकार उपमा, नीरज नयन, रूपक नेहजल और अनुप्रास शरीर सभा। ये इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो कह दे रखा है मैं जीना चाहती हूँ, इसमें इसका जो कहानीकार है वह पंकज कुमार है और कहानी का नाम है अनुराधा। और इसकी उचित व्याख्या आपको पूरे नंबर दिला सकती है। अब इसका जो ख है, अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर हरिशंकर परसाई अथवा राजेंद्र यादव की भाषा शैली के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली व्यंग्य लेखन, आम बोलचाल की भाषा, वाक्य छोटे छोटे संवाद के रूप में, हाजिर जवाबी का प्रदर्शन, बहुवचन का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली आदि लिख सकते हो। और अगर राजेंद्र यादव के बारे में लिखना है तो राजेंद्र यादव भाषा सुबोध, ओजपूर्ण, सुटीली, विषय के अनुरूप विविधता, मुहावरे व उक्तियों का प्रयोग, आवश्यकता व अवसर के अनुकूल उर्दू व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका क है, अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक क्यों लगती थी? 2 कलाकार कहानी के आधार पर उत्तर लिखिए। देखिए क का उत्तर है,
क्योंकि अरुणा को लगता था कि चित्रा बड़ी से बड़ी घटना में भी मात्र अपने चित्रों के लिए मॉडल या आइडिया खोजती है, जबकि वह चाहे तो अनेक जीवन सुधार सकती है। इसी भाव वाले उत्तर आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। ख, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ शीर्षक व्यंग्य रचना में पुरानी और नई पीढ़ी का किस स्थिति को लेकर संघर्ष होता है? तो उत्तर देखिए, वर्दों की बढ़ती उम्र परंतु मन में दबी इच्छाओं की पूर्ति तथा तरुण तथा युवाओं की वह मानसिक स्थिति जिसमें वे वर्दों द्वारा जीवन की सुविधाओं व साधनों पर रोक टोक की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं। आगे आपका ग है, वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्रोध अध्याय के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, क्योंकि बेर में लंबे समय तक क्रोध का भाव जमा रहता है, मन में और अवसर मिलते ही प्रतिशोध लेने के बाद ही समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर रघुवंश के अनुसार एशिया और अफ्रीका को सचमुच विकसित राष्ट्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? जिजीविका की विजय अध्याय के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है अपना निजी मार्ग बनाना होगा, यूरोप की बौद्धिक पराधीनता से मुक्त होकर अपनी निजी प्रतिभा की खोज करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, राघव सरकार रिक्शा पर क्यों नहीं चढ़ना चाहते थे? सड़क का आदमी लघुकथा के आधार पर उत्तर लिखिए। तो पहले का उत्तर है क्योंकि उनका मानना था कि कोई अमानुष ही होगा जो दूसरों से अपना बोझ खिंचवाएगा, इसी कारण वो रिक्शा पर नहीं चढ़ना चाहते थे। ख है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास से क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर है देशभक्ति, देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्राणों का उत्कर्ष, शत्रुओं का साथ न देना, प्रेम की वेदी पर प्राणों की आहुति देने का संदेश दिया गया है। अथवा में है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास की भाषा का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, उपन्यास की भाषा परिनिष्ठित नई हिंदी है, उसमें लोक भाषा का भी प्रयोग है, भाषा कहीं शिथिल तो कहीं जटिल और दुर्बोध भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में देवी सिंह नामक पात्र की क्या विशेषताएं बतलाई गई है? संक्षिप्त में लिखिए। तो वीर, रणकुशल, धर्मपरायण, राजनीति में दक्ष, कर्तव्य प्रति सजग, संवेदनशील तथा सहृदय राजा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृंदावन लाल वर्मा जी की किन्हीं दो ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। तो देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवी जी सिंधिया, भुवन विक्रम, इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो काव्यांश है वो आपको पढ़ लेना है और फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला है, उपयुक्त अपठित काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप अपने हिसाब से इसका कोई भी शीर्षक दे सकते हो जो उचित हो। दूसरा है, काव्यांश में से वीरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो कठिन परिस्थिति में निर्भय रहना और कार्य पूरा करना। तीसरा है, नेपोलियन ने क्या कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था, असंभव कायरों का शब्द है। चौथा है, जीवन किसके चौथा है, जीवन किसके बिना व्यर्थ है और क्यों? तो स्वाभिमान व उत्साह शक्ति के बिना, क्योंकि इनके बिना जीवन व्यर्थ है। पांचवा प्रश्न है, गिरी शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो गिरी शब्द के आप लिख सकते हो पर्यायवाची नग, महीधर, सेल, अचल, पहाड़,
कोई भी दो पर्यायवाची लिख सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तो ये आपको गद्यांश पढ़ लेना है और फिर इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा काम के प्रति समर्पण। दूसरा है, गद्यांश का मूल भाव आपको ये गद्यांश पढ़कर देना है। तीसरा है, गद्यांश में किसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो कार्य के प्रति समर्पण एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को महत्वपूर्ण माना गया है। चौथा प्रश्न है, गांधी जी अपने सहयोगियों को किस प्रकार की सीख दिया करते थे। तो श्रम की गरिमा की सीख। पांचवा है, बाबा आमटे ने किनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसका उत्तर होगा कुष्ठ रोगियों की सेवा में। इसके बाद में है छठवां, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और क्यों किया गया। तो उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए किया गया। सातवां है, पेड़ शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो पेड़ शब्द के दो पर्यायवाची लिख सकते हो आप, तरु, वृक्ष, पादप, विटप, रूख, अगम, इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो सहपाठी में सह उपसर्ग हो जाएगा और जो भारतीय है उसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का हो जाएगा श्रेष्ठ और तिरस्कृत का हो जाएगा अपमानित। 10वां है, उच्च शब्द का विलोम लिखिए। तो उच्च का हो जाएगा निम्न। दिए गए अपठित गद्यांश में से छांटकर दो तत्सम शब्द लिखिए। तो कोई भी दो तत्सम शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो देखिए हमारे देश में अनेक देशभक्त, यहाँ पर डैश लगाना है। भगत सिंह के आगे कोमा, चंद्रशेखर आज़ाद के आगे कोमा, सुभाष चंद्र बोस आदि, आदि के आगे पूर्ण विराम। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो पहला है, उसे लगभग 100% अंक मिले। तो आपको लिखना है उसे 100% अंक मिले, लगभग को हटाना है। दूसरा है, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, इसमें सहित आपको हटाना है। मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी लिखिए। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा सुनिए आप। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिन्हें जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव करते हैं। कोई भी एक उदाहरण लिख देना है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला है पांचवा। तो पांचवा में आपको लिखना है पांचवा और यहाँ चंद्र बिंदु और यहाँ पे चंद्र बिंदु। इसके बाद में है दर्शन। तो दर्शन में स के ऊपर आएगा रे, दर्शन। आगे है, लड़के गिल्ली डंडा खेलकर थक गए। वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य का उदाहरण है। आगे है 15वां, गायों में फैले लंपी रोग की रोकथाम विषय पर ग्रामीण जागरूकता अभियान के आयोजित कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन लिखिए। तो ये आपको स्वयं को करना है प्रतिवेदन। इसका अथवा में भी है, जो 1/3 शब्दों में इसका सार लिखना है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। 16वां है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको इन सब में 5 में से एक पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में।
17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्वन लिखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दोनों में से एक करना है। तो पंक्ति का जो सार है वो सारगर्भित, उचित, भाव पल्वन आदि सही होना चाहिए। और ये आपको पुस्तक में 159 183 पेज नंबर पर मिल जाएगा। 18वां है, प्रतिवेदन लेखन की क्या प्रक्रिया होती है, समस्त चरणों की स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया: योजना निर्माण, संबंध विषय का गहन अध्ययन, उद्देश्य का ध्यान रखना, उद्देश्य के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की योजना बनाना, संबंधित विषय से संबंध, तथ्य, चित्र, सूचना, आंकड़ों आदि के प्रमाण एकत्रित करना, अनेक लोगों से मिलकर पक्ष विपक्ष के विचार एकत्रित करना, सर्वेक्षक और साक्षात्कार आदि से प्राप्त सभी तथ्यों, आंकड़ों, प्रमाण और विवरणों का विश्लेषण करना, सारणीबद्ध करना, निष्कर्ष और सिफारिशों, सुझावों या अनुशंसाओं की रूपरेखा का कच्चा प्रारूप बनाना, अंत में सभी संबंध कागजातों को शामिल करते हुए मुख्य प्रतिवेदन का टंकन करा के व्यक्ति या समिति के हस्ताक्षर करा के प्रस्तुत करना। इसके अथवा में प्रश्न है, किसी फाइल पर टिप्पण लिखने की पद्धति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, टिप्पण लिखने की पद्धति आवतियों और दूसरे मामलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखता है। इसमें निम्नलिखित बातें होती हैं। पहली, मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार। दूसरा है विचाराधीन मुद्दों का विवरण। तीसरा है आवती या प्रशासनिक मामले पर कार्रवाई का सुझाव। चौथा है फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर सहायक के द्वारा तारीख के साथ अध्याक्षर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जो पांचवा है, इसके बाद फाइल अनुमोदन के लिए अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत। और छठवां है, यदि अनुभाग अधिकारी सहायक द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत होगा तो वह टिप्पण के नीचे उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने का आदेश करता है और नीचे बाईं ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करता है। सातवां, यदि असहमत हो गया तो वह अपने सुझावों के साथ टिप्पण को अपने ऊपर के अधिकारी के सामने आदेश के लिए प्रस्तुत बाईं तरफ अपने हस्ताक्षर तारीख के साथ करके प्रस्तुत करता है। 19वां है, नारायण सेवा संस्था के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान आयोजित करने का प्रारूप लिखिए। तो आपको उचित प्रारूप लिखना है। 20वां है, अपने क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यान बनाइए, पक्षी घरौंदे का चित्रण, ये भी आपको स्वयं को करना है। ये आपको 141 पेज नंबर पर मिल जाएगा। और ये ऊपर वाला है वो भी 141 पेज पर। 21वां है, भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति विषय पर एक परियोजना का निर्माण लगभग 80 शब्दों में कीजिए। तो ये भी आपको स्वयं को करना है, 189 पेज नंबर पर मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ये जो क भाग था वो अपना पूरा हो गया। अब ख भाग है। ख भाग, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ओबीवेन, समाचार केंद्र से बाहर किसी भी स्थान से सीधा प्रसारण में सहायक चलता फिरता प्रसारण केंद्र। दूसरा है हल्का, बिट, संवाददाता के लिए नियत कार्यालय या क्षेत्र जहां नियमित रूप से जाकर उसे समाचार संकलित करने होते हैं। तीसरा है भरत या फिलर, खाली जगह को भरने के लिए प्रेस द्वारा डाली गई कोई सजावटी डिजाइन या प्रसिद्ध व्यक्तियों की उक्तियां। 23वां देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट का क्या महत्व है। इंटरनेट का महत्व है, इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर की लगभग हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसका जो ख है, शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न की भूमिका। तो शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न की भूमिका, टेलीविज़न के ज्ञान दर्शन चैनल द्वारा पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का प्रसारण छात्रों और अध्यापकगण के लिए अत्यंत उपयोगी है।
एजुसेट नामक उपग्रह के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद विश्व में शिक्षा संबंधी प्रयोगों के बारे में जानने और उनके इस्तेमाल में अत्यंत सुविधा हो गई है। कभी कभी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, लेकिन इनका समय निर्धारित होता है। यदि सही समय पर न देख पाएं तो लाभ उठाना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा को संचार माध्यमों का प्राण क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। भाषा के माध्यम से ही समस्त संचार माध्यमों का लाभ उठाया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो एवं दूरदर्शन की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की जन जन तक पहुंचने वाली होती है। इसके अथवा में है, रेडियो और दूरदर्शन के समाचार वाचकों में कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। तो समाचार वाचक में मधुर व स्पष्ट आवाज, प्रभावी वाचन और समाचार संपादन का गुण होना आवश्यक है। इसमें भी एक अथवा में है, धारावाहिक किसे कहते हैं, संचार माध्यमों के अवयव में इनका क्या महत्व है। तो धारावाहिक शब्द का प्रचलन सभी संचार माध्यमों में एक सा ही है। इसका अर्थ है किसी भी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रकाशित या प्रसारित करना। अखबार, रेडियो एवं दूरदर्शन प्रत्येक माध्यम में धारावाहिक का अत्यंत महत्व है। इनके द्वारा साहित्य, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, किसी घटना अथवा समस्या पर आधारित खबरें, लंबी कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि प्रसारित होते हैं। हम लोग, शांति, नुपुर, परमवीर चक्र आदि कुछ प्रसिद्ध धारावाहिक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार के क्षेत्र में उत्पन्न क्रांति को समझाइए। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि ने जनजीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हो। इसका ख है कि ईमेल का अर्थ बताते हुए इसका महत्व भी लिखिए। तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल द्वारा सूचना संवाद भेजना अत्यधिक आसान और सरल है, साथ ही सस्ता भी है। ईमेल द्वारा भेजे गए संवाद को पुनः कंपोज करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपका ख खंड पूरा हो गया। अब ख या ग में से आपको एक ही करना है, तो ग भी देख लेते हैं। ग में है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए, आसंजक। आसंजक ऐसा पदार्थ जो किन्हीं दो पदार्थों की सतह पर चिपक कर उन्हें जोड़ देता है, जैसे सरेस, लेई, गोंद, रेजिन, प्लास्टिक आदि। दूसरा है इसमें फॉन्ट, किसी टाइपफेस अक्षरों का आकार अथवा प्रकार। और तीसरा है मेगाबाइट, हार्ड डिस्क व टेप की स्मृति मापने की इकाई। 1 मेगाबाइट 10,48,576 होती है। ये जो पेपर है हमने पूरा सोल्व कर लिया है और इसकी जो आंसर की है वो आगे आपको मिल जाएगी। देखिए, इसके आंसर की हमने आगे लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। आगे देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।